Good morning, students. Today we are going to continue our chapter 4, which is Change and Development in Rural Society. This is the fifth part of this chapter, and today we will try to conclude this chapter. Before I start, there is a good news for all of you. Actually, CBSE has deducted your syllabi. Let us see the syllabus. ये वाला syllabus आप जो देखेंगे, this is before. ठीक है, और ये वाला सिलेबस आप देखेंगे, दिस इज रिवाइज्ड सिलेबस. तो अब जो सिलेबस इंप्लीमेंट होगा वो ये होगा, जबकि पहले आपका ये वाला सिलेबस था. डिडक्ट कौन कौन से चैप्टर हुए हैं आप यहाँ पे देखेंगे. आपका ये वाला चैप्टर जो था, द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये चैप्टर आपका कट हो गया है. ऊपर देखेंगे इस बुक में कोई भी चैप्टर कट नहीं हुआ है, लेकिन इस बुक में आप अगर देखेंगे बुक बी या फिर यूनिट बी, इसमें आपका एक चैप्टर तो डिडक्ट हुआ है, दैट इज स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. आगे अगर आप कंपेयर करके चलें तो दूसरा चैप्टर आपका मास कम्युनिकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये दो चैप्टर और भी आपके डिडक्ट हुए हैं. मतलब सिर्फ ये है कि आपके टोटल 3 चैप्टर्स डिडक्ट हुए हैं. और कौन कौन से चैप्टर डिडक्ट हुए हैं? फर्स्ट इज पॉइंट नंबर 10, 13 एंड 14, 3 चैप्टर्स आपके डिडक्ट हुए हैं. और ये रहा आपका इस बार का रिवाइज्ड सिलेबस. सो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, इसको सीबीएसई ने 10 पीरियड्स एलोकेट किए हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छे से और कम टाइम में, आपका बहुत कम टाइम कंज्यूम करके हम लोग चैप्टर कंप्लीट करें. देखें अगर अपन, तो हम लोग अभी तक एग्रेरियन स्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल सोसाइटी, सर्कुलेशन ऑफ लेबर और टाइप्स ऑफ लेबर भी हम लोगों ने पढ़ा था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड रूरल सोसाइटी. आखिर ये चीज़ें क्या हैं, इसका मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, और इनका रूरल सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ा है, इनके बीच में जो को रिलेशंस हैं ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. फिर भी आपका कोई फीडबैक है रिलेटेड विद द स्टडी मटेरियल एंड द स्टडी स्टाइल, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. ये स्टूडेंट्स, here is your topic, which is globalization, liberalization and rural society. We will discuss about all these things one by one. सबसे पहला आपका ये वाला पैसेज आप देखें या फिर और आगे बढ़ें आप, ये वाला पैसेज भी अगर आप देखें, द सेकेंड पैसेज, अगर आप दोनों पैसेजेस देखते हैं तो आपको इन दोनों में पढ़ने को मिलेगा ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. फर्दर जो आपके पैसेजेस आते हैं उसमें इन दोनों का रूरल सोसाइटी और रूरल सोसाइटी का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ रूरल सोसाइटी इज दैट रूरल सोसाइटी इज एग्रेरियन सोसाइटी, द एग्रेरियन स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी. तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऑल्सो हम लोग बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन का हमारी रूरल सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ है. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड लेटर ऑन वी विल कंटिन्यू लिबरलाइजेशन. दोनों चीज़ें, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, दोनों ही चीज़ें सिमिलर मानी जा सकती हैं. सिमिलर है नहीं, लेकिन हाँ, दोनों को ही एक दूसरे के कंटेक्स्ट में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं. है क्या स्टूडेंट्स बात? ये फर्स्ट पैसेज जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो ये बताता है कि इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस कब किया था. एक्चुअली स्टूडेंट्स, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि कोई भी चीज़ एक कंट्री में मिल रही है. जस्ट एन एग्जाम्पल, कोविड-19 की टैबलेट, हाइपोथेटिकली कोविड-19 की टैबलेट एंड वैक्सीन दोनों तैयार हो चुकी हैं. लेकिन दोनों तैयार होने के बाद एक कंट्री ए है, ठीक है, एक कंट्री ए है, वो उसी के पास है और वो कहता है कि मैं दूसरों को वो चीज़ या फिर वो वैक्सीन मैं नहीं दूंगा. इससे क्या होगा? इससे वर्ल्ड वाइड हमारी सोसाइटी को हार्म पहुंचेगा. क्यों हार्म पहुंचेगा?
क्योंकि जो सोसाइटी इस वैक्सीन को यूज़ करके जल्दी ठीक हो सकती थी, उसको अपनी वैक्सीन खुद बनानी पड़ेगी। इस वजह से ये डिमांड उठाई जाने लगी कि एक म्यूचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, सबका साथ और सबका विकास के लिए हमको वर्ल्ड एज अ विलेज ट्रीट करना चाहिए और वर्ल्ड को एज अ विलेज मानना चाहिए। ये चीज़ कहलाई ग्लोबलाइजेशन। सबका साथ और सबका विकास के लिए, एक म्यूचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए हमारी सोसाइटी को दूसरे की सोसाइटी से, हमारी इकोनॉमी को दूसरे की इकोनॉमी से जोड़ना, ये कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। या फिर अगर वन लाइनर डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन आप कोई और देखें, दैट मीन्स इंटरकनेक्टेड सोसाइटीज आर नोन एज ग्लोबलाइज्ड। ठीक है। हाइपोथेटिकली अगर अपन देखें, ये कंट्रीज़ है बहुत सारी, मान लो ये सारी कंट्रीज़ हैं, और ये कंट्रीज़ अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हैं, तो इस कंडीशन में ये सिस्टम कहलाएगा ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के दो वन वर्ड मीनिंग हो गए ना यहाँ पर। फर्स्ट इज इंटर कनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज और सोसाइटीज। ठीक है, फर्स्ट मीनिंग। और सेकेंड मीनिंग होगा इसका एफर्ट्स फॉर म्यूचुअल अपलिफ्टमेंट और एस्टैब्लिशिंग सम कॉन्टैक्ट्स फॉर म्यूचुअल डेवलपमेंट। ये होगा आपका मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब आते हैं लिबरलाइजेशन पर। ग्लोबलाइजेशन आ गया समझ में, अब हम लिबरलाइजेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। लिबरलाइजेशन का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है लिबरल, आज़ादी। ठीक है। लिबरलाइजेशन का जो मेन बेसिक वर्ड है दैट इज लिबर। लिबर का मतलब क्या होगा? लिबर का मतलब होगा इंडिपेंडेंस, आज़ादी। अब आज़ादी किसकी आज़ादी? ये आज़ादी वैसे तो बहुत तरीके की होती हैं, लेकिन बुक में जिस आज़ादी, ये पैसेज जिसकी बात करता है, वो कौन सी आज़ादी की बात कर रहा है? दिस पैसेज इज सेइंग अबाउट द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ठीक है। अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मतलब इकोनॉमिक आज़ादी। इसका मतलब क्या होगा? इकोनॉमिक आज़ादी का मतलब होगा दैट यू हैव ऑल द राइट्स रिलेटेड विद योर बिजनेस एंड हाउ टू स्पेंड योर मनी। आप अपना पैसा कैसे भी कमाएं, पहली बात फेयर मीन्स होने चाहिए, इलीगल मीन नहीं होने चाहिए उसके। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो आपको पैसा कमाने की और उस पैसे को खर्च करने की, आपको सेविंग करनी है, जो भी करना है उस पैसे का आपकी मर्जी है। आप चाहो तो पैसा बैंक में सेव करो, ठीक है। आप चाहो तो उस पैसे को खर्च कर दो तुरंत, आप चाहो तो उस पैसे को डोनेट कर दो, आप चाहो तो काम के बदले पैसा लो ही नहीं। यू आर कंप्लीटली लिबरल। ये कैसी सोसाइटी होती है? लिबरल सोसाइटी, पहला पॉइंट। ठीक है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, ये तो फर्स्ट पॉइंट है लिबरलाइजेशन का। अनदर पॉइंट ऑफ लिबरलाइजेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ कंट्रीज इज कि कंट्रीज कोई बैरियर नहीं रखती हैं। absence ऑफ रेस्ट्रिक्शन, सेकेंड पॉइंट इज absence ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है। absence ऑफ रेस्ट्रिक्शन का मतलब अब क्या होगा? चाइना क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो चाइना को ही लेके अगर अपन देखें, अभी हमने क्या कर दिया है कि चाइना के कुछ एक एप्लीकेशंस हम लोगों ने, दिस इज इंडिया, दिस इज चाइना, इंडिया ने चाइना के बहुत सारे एप्लीकेशंस बैन कर दिए। एप्लीकेशन बैन करने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो कंपनीज इंडिया में फ्रीली बिजनेस करना चाहती हैं, इंडिया ने उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया। अब रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने का मीनिंग क्या होगा? मतलब वो कंट्री लिबरल नहीं है, वहाँ पे आज़ादी नहीं है काम करने की। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो होता है, उसका मतलब ये है कि कोई भी कंट्री इंडिया में आके ट्रेड एंड बिजनेस करे
और चाहे तो वहाँ से अपने प्रॉफिट्स ले जाए, उसकी मर्जी। सेम राइट्स इंडिया के पास भी रहेंगे कि इंडियंस जो हैं वो जाके अमेरिका में ट्रेड एंड बिजनेस कर सकते हैं, ये आज़ादी उनके पास रहेगी। तो वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में अगर आप कंट्रीज़ देखें तो मैक्सिमम कंट्रीज़ ने अपनी इकोनॉमीज़ को लिबरलाइज किया है। लिबरलाइज किया है का मतलब क्या है कि वो कंट्रीज़ जो हैं वो बाहर से अगर कोई उस कंट्री में आता है वर्क करने के लिए, जॉब करने के लिए, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो कंट्री उसको परमिट करती है। और वो अगर अपने प्रॉफिट्स अपनी खुद की इंडिजिनस कंट्री, नेटिव कंट्री में ले जाना चाहता है तो वहाँ पर ले जा सकता है, उसके पास ये फ्रीडम भी रहती है। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? दिस थिंग इज नोन एज लिबरलाइजेशन। अब आते हैं अपन मुद्दे पर। अब स्टूडेंट्स, इंडिया में ये दोनों चीज़ें, ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटर कनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है, पहली बात। और दूसरा लिबरलाइजेशन, अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंड द लिबर्टी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दोनों चीज़ें, ठीक है। इंडिया में ये दोनों ही चीज़ें पहले नहीं थी। हम ना तो वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड थे, हम बिल्कुल कनेक्टेड नहीं थे, बिल्कुल इन द सेंस कि हम एब्सोल्युटली कनेक्टेड नहीं थे वर्ल्ड से, पहली बात। अनदर थिंग इज, इंडिया इतना ज़्यादा लिबरलाइज नहीं था कि हम प्राइवेट सेक्टर को कहें यहाँ पे, या फिर दूसरी कंपनीज और कंट्रीज़ को कहें कि आओ मेक इन इंडिया। हम ऐसी बात पहले कहते नहीं थे। हम तो क्या थे? हम तो खुद चाइना जैसे थे। हम खुद चाइना जैसे थे। भारत में बहुत सारा काम, अराउंड 500 और मोर देन 500 जो बिजनेस थे, हमारे इंडस्ट्रीज थी, उन पे कंट्रोल किसका था? गवर्नमेंट का था। मोर देन 500 इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल था गवर्नमेंट का। और सरकार कहती कि इन मोर देन 500 जो इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे हम किसी भी कंपनी को परमिट नहीं करेंगे, किसी भी प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट कंपनी को परमिट नहीं करेंगे। सारा काम करेगी सरकार। सरकार खुद करेगी जो करना है। सरकार किसी और को इस काम की परमिशन नहीं देगी। अब स्टूडेंट्स, हुआ ये कि सब काम सरकार करेगी। सरकार ने कहा तो सही कि हम लिबरलाइज नहीं करेंगे। लिबरलाइजेशन क्या कहता है? लिबरलाइजेशन मीन्स अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, भी किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन भारत में क्या था? भारत में तो सरकार ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि मोर देन 500 इंडस्ट्रीज जो हैं उस पर तो सरकार का पूरा मोनोपोली रहेगी, हक रहेगा, अधिकार रहेगा। तो सरकार ने तो लिबरलाइज किया नहीं। अब सरकार ने लिबरलाइज नहीं किया ना, उसका रिजल्ट क्या रहा, इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या रहे? उसका कॉन्सिक्वेंस ये रहा कि आपने, सरकार ने कहा कि 500 प्लस मेरे पास रहेंगे, ठीक है, रखो अपने पास। लेकिन इन सबको मेंटेन करने के लिए एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ मनी, पैसा। पैसा रहेगा तभी तो सरकार इन 500 प्लस इंडस्ट्रीज़ में कुछ कर पाएगी, कुछ यहाँ पे डिलीवर कर पाएगी, प्रोड्यूस कर पाएगी। और इस प्रोडक्शन के लिए सरकार को चाहिए पैसा। लेकिन धीरे धीरे करके एक टाइम आया 1990 एंड 91, ठीक है, 1990 एंड 91 वो टाइम आया जब सरकार कंगाली की सिचुएशन में आ गई। सरकार के पास तो पैसा बचा ही नहीं कि हम संभाले कैसे, ठीक है। इस कंडीशन में अब सरकार को चाहिए था लोन। भाई, जब आपके पास कोई काम करने के लिए, मान लो रजनी को घर बनाना है, रजनी ने कहा कि घर में 500 टाइप्स ऑफ फर्नीचर में इंस्टॉल करवाने हैं, फिर काम करवाने हैं। कह तो दिया, लेकिन काम करवाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे? हम लेंगे लोन। अब देखो, हम जो कॉमन मैन हैं वो तो लोन किससे लेते हैं? वो लोन लेते हैं अपने आसपास के जो बैंक्स होते हैं वहाँ से लेते हैं लोन। लेकिन ये कंट्रीज़ जो है ना बड़ी बड़ी, ये कंट्रीज़ लोन किससे लेती हैं? ये कंट्रीज़ लोन लेती हैं वर्ल्ड बैंक और IMF। IMF फुल फॉर्म याद रखना। वर्ल्ड बैंक का मतलब WB मतलब वर्ल्ड बैंक, IMF क्या है?
इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एक ऐसा फंड जो कि मॉनिटरी और लोन प्रोवाइड करता है, मॉनिटरी फैसिलिटी और लोन प्रोवाइड करता है। तो आम आदमी कहाँ से लोन लेगा? अपने आसपास के बैंक से। लेकिन सरकारों को तो खूब पैसे चाहिए होते हैं, तो सरकारें कहाँ से लोन लेती हैं? सरकारें इंटरनेशनली वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से भी लोन ले सकती है। ठीक है, ये क्यों है, कैसे बनी, इसको लेकर वापस एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, अपन बाद में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। तो 1990 का एरा आया, भारत कंगाली की सिचुएशन पे आ गया, हमारा तो पैसा ही नहीं हमारे पास खर्च करने के लिए। इस कंडीशन में इंडिया आईएमएफ गया। क्यों? लोन चाहिए। अब आईएमएफ के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई, क्योंकि आईएमएफ कब से पिंच कर रहा था इंडिया को कि अपनी जो इकोनॉमी है उसको लिबरलाइज करो, हमको भी दूसरी कंट्रीज़ को भी अपनी कंट्री में आने दो, उनको ट्रेड करने दो, बिजनेस करने दो। लेकिन हमने कहा नहीं, हम तो स्वदेशी से काम चलाएंगे। ठीक है, तो हम कब का, पहले स्वदेशी कोई नया मुद्दा नहीं है। स्वदेशी तो बिफोर 1990 हम स्वदेशी ही तो थे पूरे। ठीक है, हम विदेशी थे ही कहाँ, हम तो स्वदेशी थे। सब कुछ हमारी सरकार बनाती थी और हम खरीदते थे उन चीज़ों को। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सरकारी होती थी, प्राइवेट सेक्टर तो पहले इतना था ही नहीं। तो आईएमएफ कब से पिंच करता था इसको, इंडिया को, कि आप भी विदेशी हो, आप भी प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी दो, लिबरलाइज करो, रेस्ट्रिक्शन जो हटा रखे हैं ना, लगा रखे हैं, सॉरी, कि रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि 500 पे तो हम ही काम करेंगे और किसी को आने नहीं देंगे। तो आईएमएफ पहले से इंडिया को कहता था कि रेस्ट्रिक्शन हटाओ। अब इंडिया भी कहाँ मानने वाला है। पर जैसे ही इंडिया का फंड खत्म हो गया, तब आईएमएफ को अपॉर्चुनिटी दिखी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब आईएमएफ ने इंडिया के सामने कंडीशन रख दी। आईएमएफ ने इंडिया के सामने कंडीशन ये रख दी कि वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू लोन, लोन देने के लिए तो हम रेडी हैं, लेकिन आपको कुछ करना होगा। आप, हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आप जब बैंक से भी लोन लेते हैं ना, तो बैंक भी कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने रखता है। वैसे ही आईएमएफ ने भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी बिफोर इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइज होगा इंडिया। ग्लोबलाइज होने का मतलब वापस क्या है? इंडिया विल बी कनेक्टेड विद ऑल द अदर कंट्रीज एंड इकोनॉमीज। दूसरे देशों के साथ भारत अपने आप को जोड़ेगा, ये होगा ग्लोबलाइजेशन। दूसरा क्या कहा? दूसरा कहा लिबरलाइजेशन। आप आज़ादी दो, इकोनॉमिक आज़ादी दो, व्यापार करने की, बिजनेस करने की, ट्रेड करने की और इन्वेस्ट करने की। इतनी सारी बंदिशें मत लगाओ। खुद के पास तो आपने 500 इंडस्ट्री रख रखी है, तो प्राइवेट सेक्टर कहाँ जाएगा? दूसरे लोग, आम आदमी कहाँ व्यापार करेगा? कम करो इस 500 को, 500 को 3-4 पे लाओ। 3-4 मैं अपनी मर्जी से बता रही हूँ, ये ऐसी 3-4 की फैक्ट कहीं नहीं रखा था, लेकिन हाँ, लिबरलाइज करने के लिए उन्होंने कहा था 500 से कम करो। ठीक है, एंड फाइनली एक और कंसेप्ट आया था, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन में ये हुआ कि उन्होंने कहा, पहले क्या करता था सब? पहले सब गवर्नमेंट करती थी, मैंने आपको बताया। तो अब क्या कहा? गवर्नमेंट को छोड़ो, प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी दो। पहले क्या होता था? हॉस्पिटल गवर्नमेंट, स्कूल गवर्नमेंट, सब कुछ गवर्नमेंट का रहा करता था। लेकिन अब क्या कहा आईएमएफ ने? प्राइवेटाइजेशन करो, मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी अपॉर्चुनिटी दो। तो इस पूरे कंसेप्ट को स्टूडेंट्स कहा जाता है एलपीजी। एक एलपीजी तो आपने सुना होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो दूसरा एलपीजी है। हमारा एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडिया के सामने कंडीशंस तो रखी, भारत में बहुत ज़्यादा टेंशन्स थी, क्या करें क्या ना करें। दैट टाइम 1991 आ गया। 1991 के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया में पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। अब पीवी नरसिम्हा राव ने बुलाया दो लोगों को,
अब ये दो लोग कौन कौन थे? ये दो लोग थे, एक तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड अनदर वाज आर एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। ठीक है, 3-4 चीज़ें याद रखनी हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, मैं सरनेम मेंशन कर रही हूँ। इन्होंने दो लोगों को बुलाया, एक तो आर एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर सिंह मनमोहन सिंह, और दूसरे इन्होंने बुलाया आर एक्स प्रेसिडेंट हु इज प्रणब मुखर्जी। कोई के एच लिखता है, कोई के लिखता है, जैसे आप पसंद करें लिखें। प्रणब मुखर्जी को इन्होंने बुलाया, दोनों से कंसल्ट किया, दोनों से डिस्कस किया। फाइनली इन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक है, वी विल अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ एलपीजी। ये एलपीजी की पॉलिसी का अडॉप्ट हुई थी, ये एलपीजी की पॉलिसी अडॉप्ट हुई थी अप्रैल 1991। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एलपीजी इंडिया में आया। अब आते हैं इसके इम्पैक्ट्स पर। तो ये जो पैसेजेस हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। आप चाहें तो इस पैसेज को पूरे को पढ़ सकते हैं। मैं भी एक बार आपको बता देती हूँ कि एलपीजी के बारे में या फिर इसके लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के बारे में यहाँ क्या लिख रखा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेंशन है जैसे कि सिस्टम एंड रिक्वायर्ड द ओपनिंग ऑफ द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट को ओपन करना है टू इम्पोर्ट्स। इंडिया का मार्केट ओपन करना है जिससे कि विदेशों से चीज़ें भारत में आ सके और भारत में आके बिक सकें। पहले हम मना करते थे कि नहीं, हम यहाँ पे दूसरे देशों की चीज़ें बेचने नहीं देंगे। भाई दूसरे देश वाले अगर भारत में आके बेचेंगे तो भारत वाला क्या बेचेगा? पॉइंट है ना। तो ये स्वदेशी की बात पहले हमारे यहाँ पे बहुत चलती थी, लेकिन ठीक है, हमारी सिचुएशंस ऐसी आ गई कि हमको सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी। लेकिन स्टूडेंट्स, इसका एग्रेरियन सोसाइटी के ऊपर एक बैड इम्पैक्ट ये पड़ा, और बैड इम्पैक्ट पड़ा कि हमारी जो डिपेंडेंसी, सेल्फ डिपेंडेंसी थी, वो धीरे धीरे करके हमारी सेल्फ रिलायंस, आप देखेंगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। इंडिया हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू इम्पोर्ट वीट। हमने वीट इम्पोर्ट करने की बात की। अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन दैट रिजर्व्स द अर्लियर पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस इन फूड ग्रेन्स। जो चैप्टर हमने पढ़ा था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, यही चैप्टर है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि इंडिया की सिचुएशन कितनी वर्स्ट थी। ठीक है, तो वर्स्ट सिचुएशन से निपटने के लिए तो हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया था। फार्मर की सिचुएशन ठीक हुई थी, इंडिया सेल्फ रिलायंट बना था इन द फील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लिबरलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो फिर इंडिया ने क्या किया? इंडिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फ्रूट्स। ठीक है, हमने फ्रूट्स इंपोर्ट करना शुरू कर दिए और फूड ग्रेन्स भी इंपोर्ट करना, वीट इंपोर्ट करना, गेहूं भी अब हम खरीदने लग गए दूसरे देशों से। घर पे नहीं उगानी, हमको खुद के कंट्री में नहीं उगानी है। तो ऐसी दिक्कतें वापस क्रिएट होने लगी। और आज की डेट में भी आप देखते होंगे, आपको मार्केट में कहीं ना कहीं फॉरेन फ्रूट्स देखने को मिल जाते होंगे। अब ये जो भी चीज़ें हैं कि मार्केट में जाएंगे तो आपको फॉरेन फ्रूट्स मिलेंगे। अमेरिकन भुट्टा, अब वो अमेरिका से है नहीं है, वी डोंट नो, लेकिन हाँ, कहा ज़रूर जाता है कि वो अमेरिकन भुट्टा है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि दूसरे, खैर विदेशों की चीज़ें, विदेशों का सामान इंडिया में बिकता है, नो डाउट। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये एग्रीकल्चर का ग्लोबलाइजेशन की ओर इंडिकेट करती हैं, और इसका इम्पैक्ट जो है वो पंजाब और कर्नाटका जैसे फार्मर्स पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। और कैसे पड़ा है, किस सेंस में पड़ा है, इसको हम लोग डिस्कस करने जाएंगे इन नेक्स्ट पैसेजेस। हाँ, अब जैसे ही हमारा कंट्री इंडिया ग्लोबलाइज हो गया तो उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर ये देखने को मिला कि कुछ रीजन्स में मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें हैं, मल्टी प्लस नेशनल। तो ऐसी कंपनी जो बहुत सारे नेशंस में हो, मल्टी मतलब बहुत और नेशनल मतलब देश, तो ऐसी कंपनी जो बहुत सारे देशों में हो या फिर मोर देन 2 कंट्रीज़ में हो, तो आप इसको क्या कहेंगे? मल्टीनेशनल। जस्ट लाइक पेप्सिको।
अब ये पेप्सिको जैसी जो कंपनीज़ हैं उनकी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री हो गई और इन्होंने भी फार्मर्स को मोटिवेट करना शुरू कर दिया कि फार्मर्स जो पहले खुद के लिए प्रोड्यूस करते थे, भी जो किसान खुद के लिए खेती कर रहा था, अब वो किसान किसके लिए खेती कर रहा है? अब उस किसान ने खेती करना स्टार्ट कर दी किसके लिए? पेप्सिको और लेज, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, लेज, बिंगो। तो उन्होंने ऐसी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया और इस पूरी फार्मिंग को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मीन्स जब ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज ने फार्मर्स से अपनी कंपनी के लिए प्रोडक्शन करवाना स्टार्ट कर दिया और फार्मर्स जो हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप सिर्फ हमारे लिए ही उगाओगे, प्रोड्यूस करोगे, तो इसको आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होता क्या है, फर्दर जो ये लाइंस हैं, ये पैसेज है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की नेचर और उसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करता है। जो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसमें बताया जाता है, कंपनी जो है वो फार्मर को बताती है आपको उगाना क्या है, और यही कंपनी जो है फार्मर को सीड प्रोवाइड करती है, इनपुट प्रोवाइड करती है और नॉलेज भी प्रोवाइड करती है कि कैसा काम कैसे करना है। और कई बार तो यही कंपनी फार्मर को पैसा भी देती है, पैसा भी हमसे लो, बीज भी हमसे लो और टेक्निक भी हम लोग आपको बताएंगे, उगाना क्या है वो भी हम लोग आपको बताएंगे। तो इससे क्या होता है ना कि फार्मर की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत स्ट्रांग होगी। देखो, आप अपने आप को एज अ फार्मर सोच के देखें। एक और तो आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, मान लो आपने वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है, आप खुद वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने खुद के खर्चे पे, तो आपको डर रहेगा कि जितना खर्चा मैं वीट के ऊपर कर रहा हूँ, इस प्रोडक्शन पे कर रहा हूँ, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ इस प्रोडक्शन पर, क्या उसकी रेट मुझे वापस उतनी मिलेगी मार्केट में आने पर? अनसर्टेनिटी रहती है। लेकिन अगर एक कंपनी कह रही है कि पैसा भी मैं दे रहा हूँ, बीज भी मैं दे रहा हूँ, टेक्निक भी मैं बता रहा हूँ, खरीदूंगा भी मैं, है ना, और खरीदने की रेट वो पहले बता देते हैं कि देखो हम इस रेट पे आपसे खरीदेंगे, तो फार्मर को कंप्लीट अश्योरेंस, मज़ा आ गया उसको। तो मज़ा इसलिए आ गया कि उसकी चीज़ उगने से पहले बिक गई। तो फार्मर जो है उसके लिए आप ये लाइन पढ़ेंगे, इन द रिटर्न द फार्मर इज अश्योर्ड फॉर अ मार्केट। फार्मर अश्योर रहता है कि ठीक है, मेरी चीज़ जैसी भी उगेगी वो चीज़ बिक जाएगी, ठीक है, बिकेगी, और बिकने के लिए उसको कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्री डिसाइडेड है कि ये मेरा खेत है, यहाँ पे मैं जो उगा रहा हूँ वो बिंगो को जाएगा, वो लेस को जाएगा, ठीक है, तो इस तरह पेप्सी को जाएगा, वो तो फार्मर की इनकम बढ़ेगी। लेकिन एक कॉइन के टू साइड्स होते हैं ना, तो ये देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, फिक्स्ड प्राइस उनको पहले से मिल जाती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। और आज की डेट में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और स्पेशली जो आप कुछ एक आइटम्स देखेंगे, जस्ट लाइक फ्लावर्स, फ्रूट्स, और फ्रूट्स में भी क्या, ग्रेप्स, फिग्स एंड पोमेग्रेनेट, कॉटन, ऑयल सीड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ज़्यादा मिलेगी। दीज आर द सेक्टर्स which promote the contract farming। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक दूसरा एस्पेक्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? द सेकेंड एस्पेक्ट और द बैड इम्पैक्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज कि यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी कहीं बार आ जाती है। देखो, while contract farming appears to provide financial security to farmers, it can also lead to greater insecurity as farmers become dependent on these companies for their livelihoods। आ रही है बात समझ में कि एक और तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है फार्मर को, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर फार्मर, लेकिन ये ग्रेटर इनसिक्योरिटी भी क्रिएट करती है। ग्रेटर इनसिक्योरिटी कैसे? कि रजनी फार्मर थी और रजनी पहले अपने लिए उगाती थी और मार्केट में बेचने के लिए उगाती थी, ठीक है, लेकिन बाद में पेप्सी कंपनी आई और पेप्सी ने कहा कि नहीं, रजनी हमारे लिए प्रोड्यूस करेगी, हम रजनी से खरीदेंगे। रजनी को मज़ा आ गया,
ना तो कहीं मुझे मार्केटिंग करने की रिक्वायरमेंट है और ना ही कहीं मुझे आने जाने की रिक्वायरमेंट है और ना किसी को मुझे मिन्नतें करने की रिक्वायरमेंट है कि मेरा प्रोडक्शन आप खरीद लो। किसी को कुछ कन्विंस नहीं करना, इंसिस्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपकी चीज़ अपने आप पहले ही बिक जाएगी। रजनी बहुत खुश। रजनी 5-6 साल तक पेप्सी का ही काम कर रही थी। 10 और 12 ईयर्स तक भी रजनी पेप्सी के अंडर में ही, पेप्सी विच इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी, उसके अंडर में ही काम कर रही थी। लेकिन हुआ यूं कि अभी लग गया लॉकडाउन और लोगों ने पेप्सी वगैरह यूज़ करना, ये चीज़ें बंद कर दी। अब लॉकडाउन लगा तो लोगों ने ये चीज़ें कंज्यूम करना जब बंद कर दी तो पेप्सी ने मुझे मना कर दिया कि नहीं रजनी, अब आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपका जो प्रोडक्शन है, जो रॉ मटेरियल, उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, अब हम आपसे काम नहीं करवाना चाहते हैं। अब क्या हो गया? ग्रेटर सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी आ गई ना। तो ये बड़ी कंपनियां जो हैं कभी भी आपको हायर कर सकती हैं, कभी भी फायर कर सकती हैं। ठीक है, इवन दो हायर और फायर जो है वो ऑफिशियल ऑफिस में यूज की जाती हैं लैंग्वेजेस, लेकिन हाँ, वो कभी भी आपको कॉन्ट्रैक्ट दे सकती हैं, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकती हैं। तो ये तो एक फार्मर के लिए इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है ना। फार्मर के लिए इनसिक्योरिटी रहेगी कि कभी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकती है, तो फार्मर फिर कहाँ आएगा? वापस पुरानी चीज़ पर। तो क्या पुरानी चीज़ पर वापस फार्मर को आने में दिक्कत नहीं होगी? बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। और अगर अपन देखें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के और बारे में, अपन यहाँ पे ये भी पैसेज आगे बताता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, उसने भी हमारी जो सेल्फ रिलायंस है ऑन फूड ग्रेन्स, उसको बहुत ज़्यादा डिमोट किया है। डिमोट क्यों किया है स्टूडेंट्स? आप इस चीज़ को पढ़ें पहले। ऊपर वाला पैसेज वापस पढ़ाना चाह रही हूँ ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहाँ देखने को मिलती है? फ्लावर्स, फ्रूट, ग्रेप्स, फिग्स एंड पोमेग्रेनेट, कॉटन, ऑयल सीड्स, इन सारी चीज़ों पर क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखने को मिलती है। अब आप ये सारी चीज़ें एक बार देखो, पढ़ो अच्छे से, और फिर सोचो कि क्या आम आदमी के लिए, आम आदमी के खाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ मिलता है? गेहूँ, चावल, ठीक है। साउथ में जाओ तो आपको राइस खाने को मिलेंगे, नॉर्थ में आओ तो यहाँ पे वीट मिलता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो दोनों ही चीज़ें नहीं प्रमोट कर रही हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब दोनों चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रही है तो हमारे जो फार्मर्स हैं, ये चीज़ें, फार्मर्स को भी क्या करना होता है? प्रॉफिट गेन करना। तो फार्मर जो हैं वो क्या करेंगे? वो तो बस फ्लावर, फ्रूट, ग्रेप्स, फिग्स, पोमेग्रेनेट, कॉटन, ऑयल सीड ये प्रोड्यूस करते हैं भी, हमको तो इससे फ़ायदा मिलेगा। तो फार्मर भी ये चीज़ें प्रोड्यूस करता है और वो राइस और वीट्स कम प्रोड्यूस करने की सोचेगा, क्योंकि उससे उसको फ़ायदा है ही नहीं, उस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दे रहा। तो इस कंडीशन में हमारे खुद की कंट्री में क्या होगा? फूड ग्रेन्स की स्कैर्सिटी, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन क्रिएट होगी, वापस कमी होगी ना गेहूं की और चावल की, ठीक है। और गेहूं की और चावल की जब इन चीज़ों की, जो खाने की चीज़ों की कमी होगी, तो हमारे यहाँ पे वापस फूड क्राइसिस क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी रहती है और हमको वापस अपना पैसा कहाँ खर्च करना पड़ेगा? विदेशों से जाके हम गेहूं और चावल इंपोर्ट करेंगे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अच्छी बात नहीं है ये चीज़ कि हमने कब अच्छी से इतनी मेहनत के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, जिस फूड ग्रेन्स की रिलायंस हमने गेन की थी, वापस वो फूड ग्रेन्स की रिलायंस हमारी ख़त्म होती जा रही है। ख़त्म क्यों हो रही है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले जो हैं वो इन फूड ग्रेन्स की डिमांड नहीं करते, और फार्मर को भी क्योंकि प्रॉफिट गेन करना होता है, तो फार्मर भी समाज कल्याण का काम क्यों करेगा? ये कुछ एक पिक्चर्स हैं फार्मिंग ऑफ फ्लावर्स की, कि इस तरह के फ्लावर्स आपने देखे होंगे, बुके वगैरह, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कई बार प्रोड्यूस किए जाते हैं टू एक्सपोर्ट। आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या इम्पैक्ट है ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें लिख रखा है, अनदर एंड मोर वाइड स्प्रेड एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल्स into this sector as seller of agricultural inputs such as seed, pesticides and fertilizer। दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ा है कि पहले हमारा जो किसान था ना हमारे देश का, वो कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करता था, ठीक है, और ना ही वो दूसरी तरीके की कुछ टेक्निक्स यूज़ करता था। हमारे यहाँ पे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी पुराने ज़माने से,
और हमारा फार्मर बहुत अच्छे से जानता था कि क्या कब और कैसे करना, और कीड़ा भी लग गया अगर फसल को तो उसको ठीक कैसे करना है, बहुत अच्छे से हमारा फार्मर जानता था। लेकिन इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ कंपनीज आ गई इंडिया में, और कंपनीज क्या करती, सीड्स, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र वो सेल करने लगी। इसकी वजह से हुआ क्या कि हमारे फार्मर, दो चीज़ें इसके, देखो स्टूडेंट्स, इसके दो तीन इम्पैक्ट्स पड़े। पहला तो फार्मर के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बढ़ा, इकोनॉमिक बर्डन ऑन फार्मर, ठीक है, इकोनॉमिक बर्डन ऑन फार्मर। दूसरा था हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा। दो चीज़ें तो ये हो गई, एक तो इकोनॉमिक बर्डन पड़ा फार्मर पर, दूसरा हमारे एनवायरनमेंट पर हार्म पड़ा, और तीसरा हमारी जो इंडिजिनस एग्रीकल्चर की जो मोड्स थे, जो तरीके थे, जो सुविधाएं थी, वो यूज़ में नहीं आ रही थी अब। तो देर आर मैनी इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और कि मल्टीनेशनल कंपनियों के आने की वजह से इंडिया को क्या क्या नुकसान हुआ। पहले फार्मर्स के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बढ़ा, ईबी अपन कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा, ठीक है, इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा। तीसरा पॉइंट ये बन सकता है इसका कि इसकी वजह से हमारी जो इंडिजिनस टेक्निक्स थी ऑफ कल्टीवेशन वो ख़त्म होती जा रही हैं। और धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, देखो इकोलॉजिकल क्राइसिस यहाँ पे है ही, कि ये चीज़ें भी पूरी की पूरी क्रिएट होती जा रही हैं। और हमारी पेस्टिसाइड यूज़ करने की वजह से जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो नेचर होता है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि फार्मर के ऊपर अब बीज खरीदने हैं, फर्टिलाइज़र खरीदना है, तो पैसा तो चाहिएगा, पैसा नहीं है तो फिर क्या होगा, पैसा नहीं है तो फार्मर लोन नहीं चुका पाया तो क्या होगा, लोन नहीं चुका पाया तो फार्मर को पे करना, फार्मर को करनी होती है कई बार सुसाइड, करनी पड़ती है सुसाइड फार्मर को कई बार। और फार्मर सुसाइड का इशू हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहा है। ये पूरी स्टडी बताती है कि कब से कब तक एग्रेरियन डिस्ट्रेस की वजह से, खेती से होने वाली जो निराशा है ना, उसकी वजह से कैसे फार्मर सुसाइड करते हैं, इसको लेकर एक कंसेप्ट भी चलता है जो कि मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगी। नाउ स्टूडेंट्स, फार्मर सुसाइड क्यों करते हैं उसके पीछे अपन कुछ एक रीजंस देखेंगे यहाँ पर, और लेटर ऑन अपन इसकी टेंडेंसी देखेंगे। सबसे पहला तो एग्रीकल्चर का जो पैटर्न है, कल्टीवेशन का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, क्रॉपिंग पैटर्न। इसके अलावा लैंड होल्डिंग का पैटर्न चेंज हुआ है। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से फार्मर की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मल्टीनेशनल कंपनीज़ पर। इसके अलावा कभी कभी हमारे यहाँ पर और प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जस्ट लाइक ड्रॉट और हैवी रेनफॉल। ये भी कुछ एक रीजंस हैं फार्मर की मल्टीनेशनल कंपनी की सीड्स और फर्टिलाइज़र पर कैसे डिपेंडेंसी बढ़ती है, ये देखा है अपन ने, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा स्टेट जो है, मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है, वो धीरे धीरे करके फार्मर वेलफेयर की जो एक्टिविटीज़ है वो कम करती जा रही हैं। और इन सभी कारणों की वजह से माना गया है कि फ्रॉम 2001 टू 2006, आप यहाँ पे डेटा देखेंगे, 2001 एंड 2006 इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र में 8,900 फार्मर्स सुसाइड डेथ हुई हैं। अब इसके पीछे रीजंस, जो एक पैटर्न देखने को मिलता है, उस थियरी को आप क्या कहते हैं, दिस थियरी इज़ नोन एज मैट्रिक्स इवेंट। मैट्रिक्स इवेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी काम अचानक से नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जस्ट लाइक सुसाइड ऑफ फार्मर, ठीक है, सुसाइड ऑफ फार्मर। तो सुसाइड ऑफ फार्मर बस एक बार यूं ही नहीं हो गया कि लास्ट में जैसे ही मैंने कर्ज लिया और कर्ज नहीं चुका पाई तो सुसाइड कर लिया, ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, 1 इंसिडेंट, 2nd इंसिडेंट, 3rd, 4th, 5, और जैसे ही ये 5th इंसिडेंट होता है वैसे ही फार्मर सुसाइड कर लेता है। आ रही है बात समझ में? मैट्रिक्स इंसिडेंट का मतलब ये होता है कि बहुत सारे रीज़न मिलकर कोई एक एक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले तो पेस्टिसाइड और सीड्स वगैरह का उसके ऊपर पहले कर्जा था, उसने और लोन ले लिया, ऊपर से ड्रॉट लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई, घर पे शादी भी आ गई,
तो ये सारी सिचुएशन की वजह से क्या हुआ, वन बाय वन जो है ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती गई जिसने फार्मर के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। और जैसे ही फार्मर वो प्रेशर बियर करने में फाइनली इवेंचुअली वो थक गया, तो फार्मर ने क्या कर दी, सुसाइड। और इसको कहते हैं मैट्रिक्स इवेंट्स। अब स्टूडेंट्स, फार्मर सुसाइड जो है वो रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे एग्रेरियन सोसाइटी होती है, लोग कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। और यहाँ एक बात ये भी ध्यान देने की है कि धीरे धीरे करके हमारी गवर्नमेंट जो है फार्मर वेलफेयर की स्कीम कम करती जा रही है, जिसकी वजह से भी फार्मर सुसाइड बढ़ रही है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। और क्वार्टरली का 50% सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। रीड टेक्स्ट बुक्स, कनेक्ट योर सेल्फ विद योर मदर नेचर, स्टे ट्यून्ड। और अगर कोई भी दिक्कत है, क्वेरी है, प्रॉब्लम है, डाउट है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी डायरेक्टली। सो दिस इज़ मी, रजनी गगवानी, साइनिंग ऑफ।